नमस्कार, मैं प्रवीण चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन भाग 2। लेक्चर नंबर 17 में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि किस तरीके से कैपेसिटर का कॉम्बिनेशंस किया जाता है, कितने प्रकार के कॉम्बिनेशंस होते हैं और अलग अलग कॉम्बिनेशंस पर अलग अलग सर्किट का हम लोगों ने वहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकाला। लेकिन वहां पर बहुत से एग्जाम्पल्स और बहुत से मेथड्स रह गए थे, तो आज के सेशन में हम लोग उन बचे हुए एग्जाम्पल्स और मेथड्स को यहां पर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर्स पार्ट 2। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास में एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो जिसमें इनफाइनाइट तक कैपेसिटर्स जुड़े हुए हों, इनफाइनाइट तक कंडेंसर जुड़े हुए हों, तो इस तरह के सर्किट्स का या इस तरह के कॉम्बिनेशंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स हम किस तरह निकालते हैं, क्या उसका वर्किंग रूल होता है, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा इसका। ये आपके कंडेंसर हैं, कैपेसिटर्स हैं जो कि इनफाइनाइट तक चलते चले गए हैं और इस तरीके से इनका जो है वो लगाने का ऑर्डर है, लगाने का क्रम है। ये जो इनका ऑर्डर है या क्रम है इनका, ये इनफाइनाइट तक चलता चला गया है। इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं ये 1 माइक्रोफैरड है, ये 2, ये 1, ये 2, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 2 1 2, और ये रिपीटेशन जो है वो इनफाइनाइट तक चलता हुआ चला गया है। और हमको यहाँ पर पॉइंट ए और बीच के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो क्या इसका वर्किंग रूल होगा, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको बना दें यहाँ पर कि ये जो है क्रम इनफाइनाइट तक चलता चला गया है, यानी इस कॉम्बिनेशन में बहुत ढेर सारे कैपेसिटर्स यूज करे गए हैं और एक निश्चित पैटर्न पे किए गए हैं। देखिए रिपीटेशन पैटर्न है यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरह का पैटर्न हो और इनफाइनाइट तक कैपेसिटर्स लगे हुए हों, तो किस तरीके से इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो उसका रूल क्या है, सबसे पहला यहाँ पर काम यह करना होगा कि इस पूरे सर्किट का, इस इंटायर सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हमको निकालना है उसको हम मान लेते हैं X। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर इंटायर सर्किट, इसको हम मान लेते हैं यहां पर X। पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने मान लिया है यहां पर X। अब सेकेंड रूल में हम लोग यहां पे करते ये हैं कि पहले वाले दो कंडेंसर को छोड़ करके, यानी कि 2 और 1, यानी कि पहला सेट, इसको छोड़ करके बाकी बचे हुए सभी को जो है एक सर्किल में क्लोज कर लेते हैं। इस सर्किल में पहले वाले दो कंडेंसर को छोड़ करके बाकी सबको एक सर्किल में हम यहां पर मान लेते हैं और ये सर्किल के अंदर जितने भी कंडेंसर है वो भी इनफाइनाइट तक हैं, इनफाइनाइट तक चलते चले गए हैं। सिर्फ पहले वाले दो को छोड़ करके हमने यहाँ पर बाकी बचे हुए जितने भी कंडेंसर हैं या कैपेसिटर हैं सबको यहाँ पर इस सर्किल के अंदर यहाँ पे इंक्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर होगा क्या कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोगों ने X माना है, जो कि हमको निकालना भी है। तो इस सर्किल के अंदर जितने भी कैपेसिटर हैं उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। यहां पर आप ये समझ सकते हैं, ये भी लॉजिक यहां पर यूज कर सकते हैं कि अगर बहुत बड़ा कोई तालाब है, उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है और उसमें से आपसे 2 गिलास पानी अगर निकाल लेते हैं तो उस पूरे तालाब की कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है और निकाला गया सिर्फ वहां पर 2 गिलास, यानी बहुत ज्यादा मात्रा वहां पर है और निकलने वाली मात्रा इतनी छोटी है कि उस पूरी बड़ी मात्रा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक वही लॉजिक यहां पर काम करता है। ये कैपेसिटर्स हमारे पास यहां पर बहुत ढेर सारे हैं, सिर्फ यहां पर 2 निकाले गए, यानी कि इनफाइनाइट कैपेसिटर्स रखे हुए हैं, सिर्फ 2 हटाए हैं, तो बाकी बचे हुए की कैपेसिटी कितनी होगी, जितनी सबकी होगी। पूरे की X मानी थी तो बाकी सबकी भी X होगी, क्योंकि इन 2 के निकलने पर उसकी कैपेसिटी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर हम सेकंड यहां रूल लगाते हैं, वो ये है कि सर्किल के अंदर जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनकी भी कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटर उनका वहां पर X हो जाएगा। इसको यहां पर मेंशन कर लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इनसाइड द सर्किल।
इसको भी हम मान लेते हैं x है, मान के लेते हैं तो हो ही जाएगा, पूरा x है तो इसके अंदर जितने भी हैं उनकी भी x हो जाएगी उसी लॉजिक से। तो पूरे सर्किट का हमने माना x, और इस सर्किल के अंदर जितने जो हैं कैपेसिटर्स हैं उनका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर x हो जाएगा। इस तरीके से हम देखें तो ये सर्किट रिड्यूस होकर के हमको मिल जाएगा, ये सर्किट इस तरह से मिलेगा। जो आपके दो कैपेसिटर यहाँ पर लगे थे वो तो यूज ही नहीं किए हमने, वो तो ऐसे ही रहेंगे इस तरीके से, पॉइंट A, पॉइंट B, 1, 2, और इन सबकी जगह पर हमने यहाँ पर क्या मान दिया था कि सबका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटर यहाँ पर x होगा, तो इनकी जगह पर एक कैपेसिटर यहाँ पर रख देंगे, इसकी कैपेसिटी होगी x। इस तरीके से सर्किट यहाँ पर रिड्यूस होकर के आ गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ बचा नहीं इसके अंदर, अब जितना बड़ा सर्किट था रिड्यूस होकर के छोटा सा हमको यहाँ पर मिल गया। साफ दिख रहा है यहाँ पर है कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनका यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल लेंगे। क्या होगा यहाँ पर, सीरीज में है तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर है 1/CE1 इक्वल टू, सीरीज में है तो 1/2 प्लस 1/x, एलसीएम हो जाएगा 2x, ये मिल जाएगा आपको x प्लस 2 इक्वल टू 1/CE1, या हम कह सकते हैं कि CE1 इक्वल टू 2x/x प्लस 2। ये हमको मिल गया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो सर्किट रिड्यूस होकर के हमको मिल जाएगा यहां पर इस तरीके से, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये हमारे पास 1 था ही, और इसकी जगह पर इक्विवेलेंट कैपेसिटर यानी कि ये कैपेसिटर यहां पे लगा देंगे हम, जो भी हमने निकाला वो है ये है 2x/x प्लस 2। इनकी जगह पर सिंगल कैपेसिटर रख दिया, इसकी वैल्यू है 2x/x प्लस 2। अब यहां पर देखिए ये दोनों साथ साथ दिख रहे हैं कि ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो मिल जाएगा आपको CE2 इक्वल टू 1 प्लस 2x/x प्लस 2। नॉर्मली इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, यहां पे हमको मिल जाएगा यहां पर x प्लस 2 एलसीएम, x प्लस 2 प्लस 2x CE2, x प्लस 2 प्लस 2x, 2x प्लस x 3x, यहां मिल जाएगा आपको 3x प्लस 2/x प्लस 2, ये मिल गया आपको CE2। तो CE2 यहां पर जो हमको मिला, ये हमको मिला पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE2 इक्वल टू दिस। और पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग यहां पर मान चुके थे, वो था हमारे पास में x, इसलिए CE2 की जगह पर रख देंगे हम लोग यहां पर x। तो ये आपको मिल जाएगा, CE2 की जगह रख देंगे यहां पर x, तो मिल जाएगा आपको यहां पर x इक्वल टू 3x प्लस 2/x प्लस 2। नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको यहां पर x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 3x प्लस 2, एंड इसको ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब फाइनली इसको बस हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां पर एक इक्वेशन है और इसका हमको निकालने हैं फैक्टर्स, यानी हमको निकालनी है x की वैल्यू। या तो आप श्रीधराचार्य इक्वेशन से निकाल लें या नॉर्मली इसको फैक्टर कर लें। सीधा सीधा फैक्टर इसका हो रहा है तो सीधे सीधे फैक्टर से कर देते हैं। तो ये मिल जाएगा आपको x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा आपके पास में x माइनस 2, यहां पर आपने प्लस 1 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा आपके पास में x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मिला आपको x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आपके पास में x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है आपके पास में x इक्वल टू 2 और दूसरी आ रही है आपके पास में x इक्वल टू माइनस 1। x यहां पर क्या है, x यहां पर जो है पूरे सर्किट की जो हम लोगों ने कंसीडर किया था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, और वो आ रहा है आपके पास में 2 और -1। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटी जो होती है कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए इस वाले टर्म्स को यहां पर छोड़ देंगे, सिर्फ इसको लिखेंगे तो आपके पास में मिलेगा S इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड।
दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो आपने देखा कि किस तरीके से इसको यहां पर सॉल्व किया गया है। कुछ नहीं करना है, एक यहां पे हमको पैटर्न देखना है कि पैटर्न रिपीटेशन है कि नहीं है। इन्फिनाइट तक कंडेंसर जुड़े होने चाहिए और पैटर्न यहां पर जो है रिपीटेशन होना चाहिए, 1 2 1 2 1 2 या 1 1 1 1 1 1, एक पैटर्न आपको दिखना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको ये तरीका लगाना है कि पहले 2 को छोड़ करके बाकी सबको एक गोले में रख लेना है। पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको एक्स मान लेना है। पहले 2 को छोड़ करके बाकी सबके अंदर जितने भी अंदर सर्किट अंदर कैपेसिटर है उनकी भी कैपेसिटेंस जो है वो एक्स हो जाएगा, क्योंकि 2 के छोड़ने पर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, संख्या बहुत ज्यादा है। इस तरह निकाला, सर्किट रिड्यूस होकर के आपको ये मिल गया। फाइनली आपने इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लिया और आंसर आपके सामने है। तो ये था कि जब कॉम्बिनेशंस में आपके पास में इनफाइनाइट कैपेसिटर्स लगे हों तो किस तरीके से हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां पर प्राप्त करते हैं। चलिए इसी टॉपिक का एग्जाम्पल लगा के देख लेते हैं ताकि वर्किंग रूल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, थोड़ा सा चेंज है हल्का सा इसमें। ये आपके कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जो कि इनफाइनाइट तक चले गए हैं। और ये कॉम्बिनेशन या ये पैटर्न जो है वो इन्फिनिटी तक ये चला गया है। ये आपके 2 पॉइंट हैं ए एंड बी, इनके बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। इसकी वैल्यू मान लेते हैं C1 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 डॉट डॉट टू इन्फिनाइट तक, C2 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 डॉट डॉट टू इन्फिनाइट तक। ये एक पैटर्न है जो इन्फिनाइट तक लगा हुआ है। ठीक, पहले ऐसा क्वेश्चन है पर थोड़ा सा डिफरेंट यहां पर है। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि पॉइंट ए और बी के बीच में जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और एक कंडीशन दे दी है कि इफ यहां पर दिया हुआ है C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C, एक कंडीशन पे यहां पे उन्होंने दे दी है, गिवन कर दिया है C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C। इस कंडीशन के तहत आपको निकालना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुल्य धारिता। कैसे निकालेंगे? रूल वही है, वर्किंग रूल सेम वही है। पहला काम यहां पर हमको यह करना है कि इस पूरे इंटायर सर्किट का एक कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं कि वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो एक्स है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर इंटायर सर्किट, इसको हम मान लेते हैं कि ये एक्स है। और दूसरा काम वही करना हमको यहां पे है कि पहले वाले 2 कंडेंसर को छोड़ करके बाकी बचे हुए जितने भी कंडेंसर हैं उनको एक सर्किल के अंदर इंक्लोज कर लेना है। और इस सर्किल के अंदर जितने भी कंडेंसर हैं इन सब की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो एक्स ही होगा, क्योंकि 2 के अलग करने पर इतने सारे कंडेंसर की कैपेसिटी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी यहां हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इनसाइड द सर्किल वो भी हो जाएगा आपके पास में एक्स, पूरा एक्स तो अंदर वाले भी एक्स, क्योंकि 2 को छोड़ने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सर्किट जो आपका बनेगा जहां पर के, तो ये रिड्यूस हो जाएगा आपके पास में इस तरीके से, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये तो आपको दिया ही हुआ है इन्होंने है C1, ये दिया हुआ है C2, और इसकी जगह पर पूरे सर्किल का आपने मान लिया है एक्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो एक कैपेसिटर यहां पे लगा देंगे एक्स कैपेसिटेंस का कैपेसिटर, इस तरीके से। अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा, साफ दिख रहा है कि यहां पर कौन सा पैरेलल है कौन सा सीरीज है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम यहां पे निकाल लेंगे। ये मिलेगा आपको यहां पर CE1 इक्वल टू एक्स प्लस C2,
और ये सर्किल रिड्यूस होकर के आपको मिल जाएगा, वो मिलेगा आपको ये C1 पॉइंट A, एंड इन दोनों का आपने निकाल ही लिया है, वो है x प्लस C2 एंड पॉइंट B। ये सर्किल रिड्यूस होकर के आपको ये मिल गया, और ये वाला जो है इन दो की जगह पर आपने ये एक अकेला रख दिया जिससे कैपेसिटेंस S प्लस C2 है। और अब तो सीधा सीधा क्वेश्चन बचा कि ये दोनों आपको दिख रहे हैं सीरीज में, तो ये मिल जाएगा आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/CE2 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/x प्लस C2। ऐसे में ले लेंगे यहां पर हम लोग C1 एंड x प्लस C2, यहां मिल जाएगा आपको x प्लस C2 प्लस C1 1/CE2, x प्लस C2 प्लस C1 x प्लस C2, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CE2 इक्वल टू C1x, अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसका, प्लस C1 C2 अपॉन x प्लस C1 प्लस C2। ये जो आपको निकला है CE2, ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल करके आ गया CE2, लेकिन इसको हम पहले ही मान चुके हैं कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो है x, तो इसकी जगह पर हम यहां पर रख देंगे x, तो आपको मिल जाएगा यहां पर x इक्वल टू C1x प्लस C1 C2 अपॉन x प्लस C1 प्लस C2। अब नॉर्मली इसको सिर्फ सॉल्व करना बाकी रह गया है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास में x स्क्वायर प्लस C1x प्लस C2x इक्वल टू C1x प्लस C1 C2। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां आपको मिल जाएगा, ट्रांसफर करके इसको इस तरफ ले आते हैं। ये नॉर्मली जो है फर्स्ट फैक्टर है, कुछ नहीं इसमें करने का रह नहीं गया है, सिर्फ नॉर्मल फैक्टर करना खाली यहां पर है। तो x स्क्वायर प्लस C1x प्लस C2x माइनस C1x माइनस C1 C2 इक्वल टू 0। देख लेते हैं इसमें क्या इसमें कैंसिल आउट हो रहा है। C1x यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा यहां पर x स्क्वायर प्लस C2x माइनस C1 C2 इक्वल टू 0, माइनस C1 C2 इक्वल टू 0। अब यहां पर नॉर्मली हम लोग लगा देंगे श्रीधराचार्य के रूल से हम लोग यहां पर s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और हमको पूरा कैपेसिटेंस यहां पर मिल जाएगा। श्रीधराचार्य का रूल ये बोलता है s इक्वल टू माइनस बी, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पर b है, यहां पर a है x, a यहां पर होता है a स्क्वायर प्लस बी प्लस c, तो यहां पर a कांस्टेंट है 1 है, b यहां पर जो है वो c2 है, एंड यहां पर c जो हमारे पास में है C1 C2 है। ये नॉर्मली इसको आप जो है बुक से देख लीजिए, इसमें मैथमेटिक्स की बुक में बहुत इजीली तरीके से दिया हुआ है ये, तो वहां से इसको आप जो है समझ सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहां पर लगा रहा हूं, यहां फाइंड करता हूं वैल्यू इसकी। तो यहां पर आपको मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस बी की जगह यहां पे C2 है, यानी कि माइनस C2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी C2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह यहां पर 1 है, इंटू सी की जगह यहां पर आपके पास में माइनस C1 C2 है, माइनस C1 C2 अपॉन 2a, 2 और a की जगह आपके पास बचा 1। यहां मिल जाएगा आपको h इक्वल टू माइनस C2 प्लस माइनस अंडर रूट C2 स्क्वायर माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस 4 C1 C2 अपॉन 2। लेकिन यहां पर कंडीशन दी हुई आपको यहां पर है कि इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C, तो हमें करना क्या, इसी कंडीशन को यहां पर लगा देना है। C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C यहां पर पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहां पर C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C। तब ये इक्वेशन आपको इस तरीके से फाइंड हो जाएगी, S इक्वल टू माइनस C प्लस माइनस
अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर अपॉन 2। ये आपको मिल जाएगा यहां पर 5c स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको यहां पर 5c स्क्वायर, यानी x इक्वल टू मिल जाएगा यहां पर आपको माइनस सी प्लस माइनस 5c स्क्वायर अपॉन 2, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x इक्वल टू माइनस सी प्लस माइनस सी बाहर निकल आएगा अंडर रूट 5 अपॉन 2। यहां पर हम लोग करेंगे क्या कि यहां पर माइनस साइन जो है इसको यहां पर छोड़ देंगे, क्योंकि कैपेसिटी कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो यहां जो माइनस चिन्ह है इसको यहां पर हम लोग खत्म कर देंगे, बचेगा सिर्फ यहां पर प्लस। तो आपको मिलेगा यहां पर s इक्वल टू माइनस सी प्लस सी अंडर रूट 5 अपॉन 2। इसको जब यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहां पर s इक्वल टू 0.62 C माइक्रोफैरेड। ये आपका आंसर है, s इक्वल टू 0.62 C माइक्रोफैरेड। तो इस तरीके से देखा आपने किस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन में नॉर्मली फैक्टर करके निकाला, और यहां वाले में जो हम लोगों ने सीधाचार का प्रयोग करके जो है इसकी वैल्यू निकाल ली। दो वैल्यूज आती हैं x की यहां पर प्लस और माइनस, तो हमको माइनस छोड़ना पड़ता है। कैपेसिटी कंडेंसर की कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। चलिए अब इसी टॉपिक में एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। इसमें भी जो है वो इनफाइनाइट कंडेंसर्स लगे हुए हैं कॉम्बिनेशन में, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। सर्किट यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास में यहां पर इस तरीके से कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। दूसरे वाले आर्म्स में 2 कैपेसिटर्स, फिर 4 कैपेसिटर्स, फिर यहां से यहां तक जो है वो 8 कैपेसिटर्स, यहां से यहां तक 16 कैपेसिटर्स। इस तरीके से जो है कैपेसिटर्स यहां पे जुड़े हुए हैं, और ये जो पैटर्न है ये चलता चला गया है इनफाइनाइट तक, और यहां पर सबकी वैल्यू जो है वो है 1 माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड। सारे कंडेंसर्स की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड है, और वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि पहले वाली आर्म में 1 कैपेसिटर, दूसरी वाली आर्म में 2 कैपेसिटर, तीसरी वाली में 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। इस तरीके से चलता चला गया है, और ये अरेंजमेंट जो है वो चलता चला गया है इनफाइनाइट तक। यानी पॉइंट ए और बी जो है वो इनफाइनाइट तक चलते चले गए हैं, और हमको निकालना है पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो किस तरह से क्वेश्चन यहां पर ये होगा तो आप देख लीजिए। तो हम लोग करेंगे क्या इसमें यहां पर कि इसको आर्म मान लें कि ये पहली आर्म है, ये दूसरी आर्म है, ये तीसरी आर्म है, चौथी आर्म है, पांचवी आर्म है, छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं, ऐसे करती करती ये इनफाइनाइट तक आर्म्स चली गई हैं, भुजाएं चली गई हैं। और हर आर्म के ऊपर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। पहली आर्म में 1 कैपेसिटर, दूसरी आर्म में 2, तीसरी आर्म में 4, फिर 8, फिर 16। यानी हम कह सकते हैं यहां पर है, या ये भी कह सकते हैं कि हम हर आर्म का एक अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां पर निकाल लें। इसका भी निकाल लें, इसका निकाल लें, इसका निकाल लें, ऐसे करते करते सारे कैपेसिटेंस यहां पर हम निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। पहली आर्म का कैपेसिटेंस कितना होगा। पहली आर्म के लिए आपको मिलेगा यहां पर, ये तो 1 माइक्रोफैरेड ही है, तो पहली आर्म के लिए मिल जाएगा, यहां आप लिख लें यहां पर कि आर्म 1 के लिए आपको मिल जाएगा C1 इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड, क्योंकि यहां पर एक ही लगा हुआ है। अब दूसरी आर्म की बात करते हैं। दूसरी आर्म में देखिए क्या होगा, यहां पर 2 कैपेसिटर हैं और दोनों यहां पर सीरीज में हैं, यानी यहां मिल जाएगा आपको 1/C2 इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2/1, यानी कि C2 मिल जाएगा आपको 1/2। यानी पहली आर्म के लिए मिल गया आपको C1, दूसरी के लिए मिल गया C2 इक्वल टू 1/2। अब हम लोग निकालते हैं तीसरी आर्म्स के लिए, आर्म 3। आर्म 3 के लिए देखिए यहां पर कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं, और चारों के चारों सीरीज में है, यानी कि 1/C3 इक्वल टू मिलेगा आपको यहां पर 1/1
प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, यानी ये मिल जाएगा आपको 4/1, यानी C3 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1/4। इस तरीके से, यानी पहले वाले की वैल्यू आपको मिली यहां पर 1 माइक्रोफैरेड, दूसरे वाले की मिली आपको यहां पर 1/2, दूसरे की मिली आपको यहां पर 1/2, तीसरी आर्म्स की मिली आपको यहां पर 1/4, चौथी आर्म्स की मिलेगी यहां पर आपको, जाहिर सी बात है कि जब इसको निकालेंगे सीरीज में, आठों के आठों कंडेंसर आप सीरीज में निकाल देंगे तो आपको वैल्यू कितनी आएगी यहां पर 1/8, और यहां मिलेगी आपको 1/16। इस वाले की मिलेगी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/16, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/8 एंड 1/16, 1/32, ऐसे जितने भी आर्म्स हैं सबकी वैल्यू यहां पर निकलती हुई चली जाएंगी। इसको आगे मैंने निकाला नहीं है, आप चाहे तो निकाल के देख लें। C4 के लिए क्या होगा, 1/C4 इक्वल टू 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, ऐसे 8 तक करते चले जाएंगे, 8/1 एंड फाइनली आपको मिल जाएगा 1/8। तो ये निकालने की जरूरत नहीं, आराम से आप इसको निकाल लेंगे यहाँ पर। इसे शॉर्ट में हमने सबकी निकाल के यहाँ पर रख दिया। हर आर्म की अपनी अपनी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे निकल करके आ गया, और ये जो सर्किट है ये रिड्यूस हो जाएगा इस तरीके से। इसको आप देखें यहाँ पर, पहला कैपेसिटर तो ये है जिसकी 1 थी, दूसरे में भी इसकी जगह पर एक ही कैपेसिटर आएगा इक्विवेलेंट जिसकी कैपेसिटी है 1/2, तीसरा कैपेसिटर भी एक ही आएगा इसके लिए जिसका इक्विवेलेंट है यहां पर आपका 1/4, चौथी आर्म के लिए भी यहां पर कितना मिलेगा आपको 1/8, इस तरीके से यहां मिल जाएगा आपको 1/16, ये मिल जाएगा आपको यहां पर 1/16, एंड डॉट 2, ये सब चलते चलेंगे आपके इंफिनिटी तक, और ये है पॉइंट आपके ए एंड बी। ऐसे यहां कुछ और मिलेगा, यहां कुछ और मिलेगा, और ये जो क्रम है, ये अरेंजमेंट है, ये इन्फिनाइट तक चलता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पर देखें कि ये सर्किट रिड्यूस होकर के इस तरीके से आपको यहां पर मिल गया। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जितने भी कैपेसिटर यहां पर हैं सारे के सारे पैरेलल में हैं, तो फॉर्मूला हमको पता ही है। फाइनली यहां पर आपको मिल जाएगा C इक्वल टू, सबके सब जहां पर जुड़ जाएंगे, ये मिलेगा आपको 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस डॉट 2 इंफिनिटी तक। ये सीरीज जो आप यहां पे देख रहे हैं ये बन करके आ गई है, इसको बहुत ध्यान से देखिए कि यहां पर क्या हो गया कि थोड़ा सा यहां पर मैथमेटिक्स का प्रयोग यहां पर होगा। C इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 पर 1/16 1/32 1/64 करते 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 इन्फिनाइट तक यहां पर चली गई है। मैथमेटिक्स में इसको बोला जाता है जियोमेट्रिक सीरीज, मैथमेटिक्स को बोलते हैं जियोमेट्रिक सीरीज। और हिंदी में बोलते हैं इसको है गुणोत्तर श्रेणी, हिंदी में बोला जाता है इसको है गुणोत्तर श्रेणी। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जो कि इन्फिनाइट तक चलती हुई चली गई है। हमको ये फाइनली इसी से मिला, ये पैरेलल का एक फॉर्मूला लगाकर निकाला और ये हमको मिल गया। लेकिन यहां पर सीरीज दिखाई पड़ रही है, इसको मैथमेटिक्स में बोला जाता है ज्योमेट्रिक सीरीज, हिंदी बोलते हैं इसे गुणोत्तर श्रेणी। और फार्मूला मैथमेटिक्स में होता है गुणोत्तर श्रेणी के लिए, ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए, अगर अनंत टर्म्स की हमको जो है सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है C इन्फिनिटी। C यहां पर क्या है, इन्फिनाइट तक के कंडेंसरों का या कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इन्फिनाइट तक का है, इन्फिनाइट जोड़ दिया, C यहां पर इक्विवेलेंट है। फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए C इन्फिनिटी इक्वल टू A/1 माइनस R। यहां पर A जो है उसको बोलते हम लोग हैं यहां पर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और R जो है इसको बोला जाता है यहां पर है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ए जो यहां पर फर्स्ट टर्म, यानी इस सीरीज का फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है 1, और कॉमन रेशियो क्या है। कॉमन रेशियो जानने के लिए हम लोग यहां पर फिर से देखेंगे। यहां पर आप यहां पर ध्यान दीजिए कि सीरीज जो है वो आगे किस तरीके से बढ़ रही है। पहले 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है, फिर 1/16 है, यानी इसके आगे बढ़ने का एक पैटर्न है, आगे बढ़ने का इसका एक क्रम है। वो क्रम हमको यहां पर देखना है कि क्या है। अगर इसको हम यहां पर देखें तो आप देखिए कि 1/2 में अगर 1 को डिवाइड कर दें, 1/2 में इस 1/2 में इसको 1 को डिवाइड कर दें
तो आपको मिलेगा 1/2। 1/4 में 1/2 को डिवाइड कर दें तो आपको फिर मिलेगा 1/2। 1/16 में 1/4 को डिवाइड कर दें तो आपको फिर मिलेगा 1/2। यानी कि ये सीरीज जो है वो 1/2 के अनुपात से आगे की तरफ बढ़ रही है, इन्फिनाइट की तरफ बढ़ रही है। यानी r की वैल्यू यहां पर जो है वो है 1/2 और a यहां पर क्या है, पहला टर्म, यानी a = यहां पर 1 है और r = यहां पर है 1/2। 1/2 यहां पर कॉमन रेशियो है। ये सीरीज जो है 1/2 के अनुपात से इन्फिनाइट तक आगे की तरफ ये बढ़ रही है। अब हमको दोनों यहां पर वैल्यूज पता हो गई हैं, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1/2 रखेंगे फार्मूले में तो हमको फाइनली यहां पर आंसर मिल जाएगा। तो हमको मिलेगा C∞ a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस r की वैल्यू 1/2 है। ये मिला आपको 1 माइनस 1/2 की वैल्यू होती है 1/2। फाइनली आपको मिलेगा यहां पर 2, यानी C∞ ये मिल गया आपको 2 माइक्रोफैरेड। तो आपने यहां पर देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने यहां पर इसको निकाला। कुछ नहीं करना इसमें है, सिर्फ यहां पर आर्म्स के हर एक आर्म्स का अपना अपना इक्विवेलेंट निकाल लेंगे इस तरीके से और सारे जितनी भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को यहां पर पुट कर देंगे तो सर्किट रिड्यूस होकर के आपको ये मिल जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फॉर्मूला लगा देंगे C = C1 + C2 + C3 + C4 यानी 1 + 1/2 1/16 टू इन्फिनाइट तक। यहां पर आपको दिख रही है ज्योमेट्रिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला होता है C∞ = A/1 - R। थोड़ा सा यहां पर जो एक मैथमेटिक्स का प्रयोग हो गया है, ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। जो हमारे बायोलॉजी के छात्र छात्रा हैं उनको थोड़ी सी यहां पर समस्या हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है, बेसिक सी चीज है। आप उठा करके गूगल पे या किसी क्रोम रोम पे जाकर देख लीजिए गुणोत्तर सीरीज को, यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत नॉर्मल सा बेसिक सा फंडा यहाँ पर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इसी तरीके से यहाँ पर होगा। आप 2-3 क्वेश्चन इसके लगाएंगे सीरीज के ऊपर तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। हमको यहाँ पर पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया 2 माइक्रोफैरेड। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में, और वो है व्हीटस्टोन ब्रिज यानी व्हीटस्टोन सेतु। ये कंडेंसर्स का बहुत ही स्पेशल टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए इसको हम लोग पहले बना लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। एक स्पेशल टाइप का कॉम्बिनेशन है, एक अलग अरेंजमेंट है। ये एक पतंग के आकार का बनता है। इस तरीके से ये पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी है। इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको हम नाम दे देते हैं कैपेसिटर को। ये है आपका C1, C2, C3, C4 एंड C5। व्हीटस्टोन ब्रिज का रूल क्या कहता है? वो ये बोलता है आपसे कि आर्म्स, आपके पास में यहां पर 4 आर्म्स हैं, 1 आर्म्स, 2 आर्म्स, 3 आर्म्स, 4 आर्म्स, चौथी आर्म्स। यहां पर वो ये बोलता है व्हीटस्टोन का रूल कि इस तरफ की आर्म्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए इस तरह की आर्म्स के रेशियो के। यानी यहां पर हम कह सकते हैं इस आर्म्स में आपके पास लगा हुआ है C1, C3, यानी यहां कह सकते हैं कि C1 रेशियो C3 इक्वल टू होना चाहिए आपका C2 रेशियो C4। अगर ये इक्वल है, दोनों तरह के रेशियो अगर आपके पास में इक्वल हैं तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड, इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर दोनों तरफ के रेशियो यहां पर बराबर आ जाते हैं तो यह बोला जाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। C1/C3 इक्वल टू C2/C4। इस तरह की वैल्यूज यहां पर सेट हों कि दोनों तरफ के अनुपात आपके जो है आर्म्स के बराबर आ जाएं, कंडेंसर्स के बराबर आ जाएं, तो हम बोलेंगे इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन अगर ये दोनों रेशियो बराबर नहीं है, C1/C3 डज नॉट इक्वल टू C2/C4, तब हम कहेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है। इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज।
दो कंडीशंस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं व्हीटस्टोन के अकॉर्डिंग टू द व्हीटस्टोन रूल्स। अगर दोनों तरफ की आर्म्स के रेशियो यहाँ पर बराबर हैं, दोनों तरफ की आर्म्स के कंडेंसर्स के रेशियो यहाँ पर बराबर हैं, तो कहलाएगा आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और दोनों तरफ की आर्म्स के रेशियो यहाँ पर बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू द C1 C2 और C2 पावर C4, तो हम कहेंगे कि वो है आपका अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बात करते हैं कि अगर यदि जो है दोनों तरफ की कंडेंसर्स के आंस में लगे कंडेंसर्स के रेशियो अगर बराबर हैं, यानी C1/C3 इक्वल टू C2/C4 अगर इक्वल हैं, तो यहां पर हम कहेंगे कि बीच वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ है C5, इसके अंदर किसी प्रकार की करंट यहां पर फ्लो नहीं होगी, किसी प्रकार का यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी अगर दोनों के रेशियो बराबर। यानी कि अगर ये आपका ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है, तो C5 के अंदर किसी प्रकार की करंट यहां पर फ्लो नहीं होगी, और करंट फ्लो नहीं होगी तो कंडेंसर किसी काम का नहीं है। जब तक करंट फ्लो नहीं हो रही, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल से कैपेसिटर में। तो अगर करंट फ्लो नहीं हो रही है तो ये आपका हो जाएगा यहां पर डेड, ये हो जाएगा आपका डेड। यानी यहां पर कह सकते हैं कि ये आपका जो है वो है फेक कॉम्बिनेशन। इसको चाहें तो यहां से हटा भी सकते हैं, लगा रहने दो, चाहे हटा दीजिए, चाहे लगा रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के ऊपर। ये है फेक कॉम्बिनेशन, ये कैपेसिटर हो गया डेड, इसके अंदर किसी भी करंट यहाँ पर फ्लो नहीं हो रही है, इसका कनेक्शन यहाँ से आप काट दीजिए, चाहे लगा रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप यहाँ पर देख लीजिए क्या हो गया कि जब ये फेक कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ये भी डेड है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो सर्किट आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। सर्किट आपको मिला इस तरीके से, ये हो गया आपका पॉइंट ए एंड ये हो गया आपका पॉइंट बी। यहां से बीच में C5 लगा हुआ था, यहां से हट गया, आपके बचा C1, C2, C3 एंड C4। अब यहां से आपको कुछ नहीं रहेगा, सर्किट बिल्कुल इजी सर्किट हो गया। यहां पर आपके पास में है दोनों सीरीज, ये भी सीरीज और दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। आराम से यहां पर आप पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां पर आप निकाल सकते हैं। तो ये है व्हीटस्टोन सेतु का रूल, उसका प्रिंसिपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर आगे चल करके बहुत से प्रैक्टिकल भी हैं, बहुत से एप्लीकेशंस भी हैं, जिसको आगे आने वाले हम लोग लेक्चर में डिस्कस बहुत डिटेल से करेंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके ऊपर बहुत से एप्लीकेशंस बने हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास में प्रॉब्लम जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित है, तो इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए एक न्यूमेरिकल लगा करके हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग नया क्वेश्चन लेके चलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। छोटा सा एग्जाम्पल है ये, और इससे हम लोग को इसकी वर्किंग समझ में आ जाएगी, किस तरह से वर्क करता है। आपके पास में ये सर्किट है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, साफ दिखाई पड़ रहा है। C1, C2, C3, C4 लगे हुए हैं और बीच में एक कंडेंसर लगा हुआ है C5। सबकी वैल्यू भी दी हुई है 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड। तो हम लोग को यहाँ पर ये सबसे पहले देखना होगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, यानी दोनों तरफ के आर्म्स के रेशियोज जो हैं वो इक्वल हैं कि अनइक्वल है। तो फॉर्मूला होता है इसका है C1/C3 इक्वल टू C2/C4। C1 की वैल्यू यहां पर 2 है, C3 की वैल्यू भी यहां पर 2 है, इक्वल टू C2 की वैल्यू भी यहां पर 2 है एंड C4 की वैल्यू भी यहां पर 2 है। यानी आपको दिख रहा है साफ साफ ये 1 इक्वल टू 1, 1/1 इक्वल टू 1/1, यानी दोनों तरफ का रेशियो यहां पर है, बराबर है, सेम है। इसका मतलब ये ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस्ड है तो फिर C5 के बीच में किसी भी प्रकार की करंट यहां पर फ्लो नहीं होगी और ये आपका कंडेंसर हो जाएगा डेड। ये कंडेंसर हो जाएगा आपका डेड। यानी हम यहां पर कह सकते हैं ये भी कि C5 का जो कॉम्बिनेशन यहां पर है ये है यहां पर इसका फेक, जो कनेक्शन जो है इसका यहां पर है फेक। इसको आप चाहें तो यहां से कनेक्शंस हटा भी सकते हैं, हटाएं चाहे ना हटाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये डेड है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो नहीं होगी तो कंडेंसर हमारे किसी काम का नहीं है, सब कुछ बेकार है। ये डेड है, इसके अंदर कुछ भी होने वाला, चाहे तो उसको यहाँ से आप हटा दीजिए, ये फेक कनेक्शन इसको हटा दीजिए। अगर इसको हटा देंगे यहाँ बीच से तो सर्किट आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, इस तरीके से आपको सर्किट मिल जाएगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जिसके बीच में हमको इसकी जो है कैपेसिटेंस निकालना था। एक कंडेंसर ये है,
इस तरीके से लगे हुए हैं और बीच वाला जो यहाँ से रिमूव हो चुका है और सबकी वैल्यू भी यहाँ पर है 2 2 2 एंड 2 और यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि ये दोनों हैं आपके सीरीज में, ये दोनों हैं आपके सीरीज में और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा आपका पैरेलल में। ये सीरीज में है यानी यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 1/CE1 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड, यानी CE1 इसको मिल गया आपको 1 माइक्रोफैरेड। यहां भी निकाल देंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा 1 माइक्रोफैरेड, यानी अब जो कॉम्बिनेशन जो सर्किट रिड्यूस होगा आपका वो मिलेगा आपको 1 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रोफैरेड, पॉइंट A एंड B। और ये दोनों आप देख रहे हैं पैरेलल में है, तो फाइनली आपकी जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा आपको 1 + 1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड, यानी C इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं। सिर्फ यहाँ पे रेशियो देखना होता है, अगर रेशियो बराबर है तो बीच वाला कंडेंसर जो है उसके अंदर किसी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होगी, वो डेड हो जाएगा, वो फेक कनेक्शन है, उसको वहां से हटा दीजिए और बाकी सर्किट आपके सामने रिड्यूस होकर के मिल जाएगा। बहुत ईजी है, दोनों सीरीज उनका कॉम्बिनेशन पैरेलल और आंसर आपके सामने। चलिए अब देखते हैं ब्रिजस्टोन ब्रिज के ऊपर एक अगला क्वेश्चन। यहां पर आपको फिगर दिखाई पड़ रहा है, सर्किट दिखाई पड़ रहा है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सर्किट के अंदर ये बड़ा मुश्किल होता है बताना कि ब्रिजस्टोन ब्रिज फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी ब्रिजस्टोन ब्रिज को हमको आइडेंटिफाई करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इस सर्किट में भी देखिए थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से कंडेंसर लगे हुए हैं। व्हीटस्टोन में होते हैं 5 कंडेंसर, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 6 कंडेंसर। तो किस तरीके से देखिए साफ साफ दिख रहा है कि ब्रिजस्टोन ब्रिज है, लेकिन कभी कभी मुश्किल होता है उसको पता करना। देखिए ब्रिजस्टोन कहता क्या है, वो कहता है कि पॉइंट A से 2 आर्म्स जाएंगी, पॉइंट A से 2 आर्म्स जा रही हैं, पॉइंट B से भी 2 आर्म्स जाएंगी, पॉइंट B से भी 2 आर्म्स जा रही हैं और उनके बीच में कैपेसिटर लगा होता है। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो है एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन हम लोग टेंडेंसी है कि जब तक पतंग हमको दिखाई नहीं पड़ती है हमको लगता नहीं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो चलिए पतंग बना लेते हैं, यहाँ पर है, इसको फॉर्म कर लेते हैं। देखिए क्या होगा यहाँ आपके पास में, इस तरीके से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब देखिए पॉइंट A से 2 आर्म्स गई, पॉइंट A से 2 आर्म्स गई, पॉइंट B से 2 आर्म्स जा रही हैं, पॉइंट B से 2 आर्म्स जा रही हैं और दोनों में लगे कैपेसिटर्स। पॉइंट्स आर्म्स A में लगा हुआ है ये आपके पास में 3 माइक्रोफैरेड और A वाली आर्म्स इस वाले में लगा हुआ है 9 माइक्रोफैरेड, B वाली में इधर वाली आर्म में लगा हुआ है 6 माइक्रोफैरेड एंड इधर वाली आर्म में लगा हुआ है 18 माइक्रोफैरेड और बीच में लगा हुआ है आपके देखिए 2 माइक्रोफैरेड। अब चूंकि पतंग बन गई तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि यह है व्हीटस्टोन ब्रिज और पॉइंट A और B के बीच में एक 1 माइक्रोफैरेड कंडेंसर और जुड़ा हुआ है। तो पॉइंट A और B के बीच में हम 1 माइक्रोफैरेड कंडेंसर हम लोग भी यहां पर जोड़ देते हैं। अब देखिए साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और साथ में एक पैरेलल में जो है पॉइंट A के बीच में कंडेंसर जुड़ा हुआ है 1 माइक्रोफैरेड का। तो चलिए अब यहाँ पर व्हीटस्टोन तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं बैलेंसी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पर C1/C3 इक्वल टू C2/C4। C1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, C3 की वैल्यू यहाँ पर 9 है, C2 की वैल्यू यहाँ पर 6 है एंड C4 की वैल्यू यहाँ पर 18 है। इसको अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा 1/3 इक्वल टू 1/3। इसका मतलब है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस्ड है तो यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड वाले कंडेंसर में किसी प्रकार की करंट यहाँ पर नहीं बहनी चाहिए, यानी ये कंडेंसर जो है आपका होगा यहाँ पर डेड। ये कंडेंसर आपका हो जाएगा डेड, यानी यहां पर यह है आपका फेक कनेक्शन। इसको आप चाहें तो यहां से हटा दीजिए। तो अब आपके पास में जो सर्किट रिड्यूस होकर के मिलेगा वो ये मिल जाएगा आपके पास में, देखिए पॉइंट A, पॉइंट B और ये 2 कंडेंसर ये लगे हुए हैं, इनको यहां पर बना लिया 3 माइक्रोफैरेड, 9 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 18 माइक्रोफैरेड और इनके बीच में एक और कंडेंसर लगा है पैरेलल में 1 माइक्रोफैरेड का। अब यहां पर देखिए साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये दोनों हैं आपके सीरीज में और इन दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएगा पैरेलल में। तो चलिए सीरीज के लिए यहां पर निकाल लेते हैं। सीरीज के लिए देखिए क्या मिलेगा आपको यहां पर, इसके लिए निकाल लेते हैं। ये मिलेगा आपको 1
CE1 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम हो गया 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 इक्वल टू ये मिला आपको यहाँ पर 3/6, 3 2 जा 6 यानी कि 1/2, यानी CE1 आपको मिल गई यहाँ पर 2 माइक्रो फैरेड। एक वैल्यू आपको यहाँ पर ये मिल गई। अब निकाल लेते हैं इसका हम लोग 1/CE2। ये भी दोनों सीरीज में है यानी कि 1/9 प्लस 1/18। एलसीएम हो गया हमारे पास में 18, 9 2 जा 18 प्लस 1 इक्वल टू 3/18 यानी 1/6, यानी CE2 मिल गया आपको यहां पर 6 माइक्रोफैरेड। इस तरीके से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू आपको मिल गई यहां पर 2 माइक्रोफैरेड और इसकी वैल्यू आपको मिल गई यहां पर 6 माइक्रोफैरेड। 2 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड और सर्किट रिड्यूस होकर के आपको यहां पर मिल जाएगा इस तरीके से। ये है आपका 2 माइक्रोफैरेड, ये आपका निकला यहां पर 6 माइक्रोफैरेड और ये आपके पास में जो है 1 माइक्रोफैरेड यहां पर पहले से ही लगा हुआ था और ये है आपके पॉइंट A एंड B। अब यहां पर तीनों आपको साफ दिख रहे हैं। 2 6 1 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यानी सीधा सीधा इनको हम यहां पे जोड़ देंगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा इसका C इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 1 यानी C इक्वल टू 6 2 8 1 9 यानी कि 9 माइक्रोफैरेड। इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि कितनी इजीली तरीके से व्हीटस्टोन का प्रयोग करके हमने आराम से यहां पर जो है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया पॉइंट A और B के बीच में। चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये सामने आपको डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन, यहां पर देखिए पॉइंट A और B के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां पर पता करना है और यहां पर आप देखें किस तरीके से आर्म्स के अंदर जो है वो अलग अलग कंडेंसर्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये बड़ा गजीन सा लग रहा है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप ये देखिए कि ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं वो हैं आपके सीरीज में। इस सर्किल को हम लोग यहां पर मान लेते हैं P और ये है आपका सीरीज, P सीरीज। यहां पर देखिए ये भी आपके जो है सीरीज में है, इसको हम मान लेते हैं यहां पर है Q, ये भी आपके हैं सीरीज में। ये भी कैपेसिटर जो लगे हुए हैं ये भी देखिए यहां पे सीरीज में है, इसको हम मान लेते हैं ये तीनों को R और ये भी है सीरीज में। और यहां पर आप देखें कि ये दोनों कैपेसिटर जो हैं वो पैरेलल में है, इसको हम मान लेते हैं यहां पर S, ये हैं आपके पैरेलल में। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि यहां पर है, पहले इनका यहां पे निकालते हैं P का, Q का, R का, S का, इन सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर बाद में हम लोग यहां पर इसका बैलेंस चेक करेंगे। सबसे पहले P के निकाल लेते हैं। P के लिए आपको क्या मिलेगा यहां पर, P में आप देखें यहां पे सीरीज में है, यानी यहां पे मिल जाएगा आपको CP इक्वल टू, सॉरी इसको आप लिख लीजिए 1/CP। P के लिए है तो CP, P के लिए है तो CP, यानी कि 1/CP इक्वल टू 1/9 प्लस 1/18। ऐसे मिलेगा आपको यहां पर 18, 9 2 जा 18, 1 इक्वल टू 3/18 यानी कि 3 6 जा 18 यानी कि 1/6, यानी CP की वैल्यू आपको मिल गई यहां पर 6 माइक्रोफैरेड, यानी यहां पर मिल गया आपको 6 माइक्रोफैरेड। अब हम निकालते हैं यहां पर Q के लिए। Q के लिए क्या मिल जाएगा आपको, ये भी तीनों सीरीज में है। Q के लिए देखिए ये सर्किल का नाम दिया है Q, ये तीनों सीरीज में है यानी कि 1/, फॉर Q, यानी ये मिल जाएगा आपको 1/CQ इक्वल टू 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/18। एलसीएम यहां पर आ गया 18, 3 6 जा 18, 9 2 जा 18 एंड 1, 6 2 8 1 9 यानी कि 9/18, यानी ये मिल जाएगा आपको 1/2, यानी यहां पे मिल जाएगा CQ इक्वल टू आपको 2 माइक्रोफैरेड। तो CQ की वैल्यू मिल गई आपको यहां पर 2 माइक्रोफैरेड। अब निकालते हैं हम लोग यहां पे CR, ये भी तीनों सीरीज में है, तो यहां पे आप देख लें कि CR यानी कि C यानी R के लिए आपको मिलेगा, R के लिए मिलेगा आपको 1/CR, ये भी सीरीज में है यानी 1/8
प्लस 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम आ गया यहाँ पे 24, 8 3 24, 12 2 24 एंड 1 इसका तो ये मिलेगा आपको 3 2 5 6 यानी 6/24 एंड 6 4 24 यानी ये मिलेगा आपको 1/4 यानी कि आपको मिलेगा CR यहां से 4 माइक्रोफैरेड। CR की वैल्यू यहां मिल गई आपको 4 माइक्रोफैरेड एंड ये दोनों आप देख रहे हैं यहां पैरेलल में है यानी कि CS निकाल लेते हैं, यहां पर है CS देखिए यहीं पे निकाल लेते हैं, ये पैरेलल में है यानी S के लिए मिल जाएगा आपको CS इक्वल टू दोनों जुड़ जाएंगे 2 + 2 यानी कि CS इक्वल टू मिल जाएगा आपको यहां पर 4 माइक्रोफैरेड। इसकी वैल्यू आ गई आपकी 4 माइक्रोफैरेड। इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर फाइंड आउट कर लिए अलग अलग वैल्यू। जो सर्किट रिड्यूस होकर क्या मिल जाएगा आपको यहां पे देख लीजिए, सर्किट आपको मिल जाएगा यहां पे इस तरीके से, पॉइंट A पॉइंट B। आप यहां पर देखें ये तो 2 था ही पहले से ही, 2 माइक्रोफैरेड और इसकी बात अभी नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रख देते हैं 1 1 एंड 1। ये वैल्यू हमने निकाली अभी इक्विवेलेंट CR निकला हमारे पास में 4 यानी कि यहां पर निकल के आया हमारे पास में 4 एंड इनकी वैल्यू देख लीजिए यहां पर क्या निकल के आई, इसकी निकल के आई यहां पे 6, इसकी निकल के आई यहां पर 2 यानी कि P की वैल्यू निकल के आई 6 एंड Q की वैल्यू निकल के आई यहां पर 2 यानी ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे यहां पर। तो एक तरह से यहीं पर कर लेते हैं इस चीज को है कि अगर ये 6 है ये 2 है और दोनों पैरेलल में है तो ये मिल जाएंगे आपको यहां पर 8, इसकी वैल्यू 6 इसकी वैल्यू 2 दोनों पैरेलल में है तो 6 + 2 = 8 यानी यहां पर जो कंडेंसर लगेगा वो लगेगा 8 माइक्रोफैरेड का। और ये तो आपको पता ही है अभी निकाली, इसके लिए CS के लिए आपकी 4 ये आपको मिल गई यहां पर 4 माइक्रोफैरेड। ये आपके पास में 2 है यहां पर 2 माइक्रोफैरेड। तो ये सिंप्लीफाई होकर के सर्किट आपको इस तरीके से मिल गए यहां पर। अब यहां पर हमको देखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है कि नहीं, तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। आप देख लीजिए यहां पर रेशियो 8/4 और 4/2 यानी कि 8/4 इक्वल टू 4/2 यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि ये 4 2 जा 8 2 2 जा 4 यानी कि 2 = 2 यानी कि 1 = 1 यानी कि ये पूरा जो है बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस्ड है तो ये आपका भैया रहेगा फेक कॉम्बिनेशन यानी कि फेक कनेक्शन है, इसको यहां से हटा सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये है आपका डेड। तो सीधा सीधा सर्किट जो आपको यहां पर बना वो बना आपके पास में इस तरीके से, देख लीजिए यहां पर A एंड B, इसकी वैल्यू है 8 इसकी वैल्यू है 4, बीच वाला पार्ट हम रिमूव कर देंगे, ये मिलेगा आपके पास में 4 एंड ये आपके पास में है 2। ये दोनों सीरीज में एंड इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन पैरेलल। अगर दोनों सीरीज में है तो आपको यहां मिल जाएगा 1/CE1 = 1/8 + 1/4। एलसीएम आपके पास में 8 1 + 2 = 3/8 यानी हम कह सकते हैं कि CE1 आपको मिल जाएगा 8/3। ये देखिए यहां पर ये आपके पास में सीरीज में है तो ये आपको मिल जाएगा यहां पर 1/CE2 = 1/4 + 1/2। एलसीएम आपके पास में 4 आया, ये बचेगा 1 2 2 जा 4 = 3/4 यानी कि CE2 आपको मिल जाएगा यहां पर 4/3। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल में है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जुड़ जाएंगे। तो फाइनली आपको मिल जाएगा यहां पर C = 8/3 + 4/3। इनको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा यहां पर आपको 8 + 4 = 12/3 यानी 3 4 जा 12 यानी कि 4 यानी यहां पर आपको मिल जाएगा C = 3 4 जा 12 यानी कि 4 माइक्रोफैरेड। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का पार्ट सेकंड, जिसमें हम लोगों ने इन्फिनिट कॉम्बिनेशंस देखे, हम लोगों ने यहाँ पर ब्रिजस्टोन ब्रिज के प्रॉब्लम्स देखे, उनके एग्जांपल्स देखे और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।